राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। सबसे पहले दर्शकों से एक निवेदन कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, उसका नाम है वज्र घोष। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताइए, उसके बारे में बताइए कि ये बाबा जी का नया चैनल है। कल से ही उस पर मैंने कंटेंट डालना शुरू किया है। कोशिश रहेगी कि उस पर कुछ अलग नए किस्म का कंटेंट, वो जो आपको कहीं और नहीं मिलता, वो डालने की मैं कोशिश करूंगा। अब आज की बात करते हैं। आज ये वीडियो मैं इस समय रात को 11:30 बजे बना रहा हूँ। तारीख है आज 10 मार्च। ये कल सुबह आपको देखने को मिलेगा, मतलब 11 मार्च को सुबह 8, 9, 10 बजे के आसपास। आज इस खाड़ी युद्ध का 11वां दिन था। खूब बम मिसाइल बरस रहे हैं। अमेरिका ने शायद आशा नहीं की होगी कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा, परंतु आज जो आसार दिख रहे हैं उसमें ये युद्ध तुरंत जल्दी समाप्त होने वाला नहीं दिख रहा है। ईरान पूरी तरह डटा हुआ है, पिट रहा है, पर हार नहीं मान रहा है। पर आज मैं थोड़ा सा इसी युद्ध के परिप्रेक्ष्य में कुछ अलग बात आपसे करने आया हूं। मुझे याद है आज से 2 साल पहले 7 अक्टूबर वाली जब घटना हुई, उस वक्त मैं मनाली में था, हिमाचल प्रदेश में। मनाली, ओल्ड मनाली जो है, मनाली के ऊपर जो अभी जो वर्तमान जो मनाली आपको शायद दिखाई देता है, इसके ऊपर ओल्ड मनाली है। वहां पे बहुत सारे इजरायलीज रहते हैं। इसके अलावा कुल्लू से जो रास्ता मणिकरण साहब की तरफ जाता है, वहां पे कुछ गांव हैं, कसोल है, वहां पे भी बहुत इजरायलीज रहते हैं। वहां तो इजरायलियों ने बहुत सारे रेस्टोरेंट और ये सब पे ले रखे हैं, काम करते हैं। उसके बाद कसोल से भी आगे, करीब 20 किलोमीटर आगे एक गांव है, कलगा पुलगा तोश। तोश उस रास्ते का अंतिम गांव है। वहां भी खूब इजरायली रहते हैं। तो जब 7 अक्टूबर की घटना हुई, उस वक्त बताते हैं कि लगभग 25,000 से ज्यादा इजरायली लड़के लड़कियां मनाली में उस दिन मौजूद थे। और आपको ताज्जुब होगा कि जैसे ही वो इजरायली इन्होंने सुना कि हमारे देश पे ऐसी मुसीबत आई है और ऐसे ऐसे हमला किया गया है, निरीह मासूम लोगों पर, छुट्टियां मनाते हुए लोगों पे, म्यूजिक फेस्टिवल मनाते हुए लोगों पे ऐसे ऐसे हमला हुआ है। किन लोगों ने किया आपको मालूम है? कितना बर्बर हमला था वो। अब यकीन माने कि अगले 2 दिनों में पूरी मनाली खाली हो गई। 2-3 दिन बाद अगर आप मनाली में चले जाते ना, तो आपको पूरे इलाके में एक सिंगल इजरायली भी मनाली में नहीं था। सब अपने देश वापस लौट गए। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है लड़का। मैंने इससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहते घर जा रहे हैं। मैंने पूछा वहां तो हालात बड़े खराब हैं, युद्ध के आसार हैं। कहते इसीलिए तो घर जा रहे हैं। मेरे देश को मेरी जरूरत है, ये कह के सारे इजरायली अपने घर लौट गए। क्यों? क्योंकि मुसीबत के समय देश को मेरी जरूरत है। एक और घटना बताता हूं, आज से करीब 7-8 साल पुरानी बात है। मैं अपनी बुलेट से ये स्पीति वैली, नाको ताबो काजा होते हुए, मनाली होते हुए लेह लद्दाख पूरा आगे तुर्क तक गया था। तो जब हम ये शिमला से आगे, नारकंडा से आगे बढ़े, तो हमें रास्ते में एक लड़का और एक लड़की, एक टूटी टंडीरा, मतलब एकदम खटारा, वो मारुति ओमनी नहीं होती थी वैन, उसके अंदर दोनों, वहीं पीछे, उस पे पीछे उन्होंने बिस्तर लगा रखा और उसी को लेके चल रहे थे। और मतलब इतनी खटारा गाड़ी थी कि अब उससे ज्यादा खटारा कुछ हो नहीं सकता।
मैंने पूछा कितने में ली, तो कहते 30,000 में उन्होंने दिल्ली से ली थी वो, उसी से वो पूरा लेह लद्दाख पहुंचे हुए थे। तो चूंकि हम लोग बाइक पे थे, वो कार पे थे, तो 3 दिन तक हम लगातार उस रोड पे साथ, ऑलमोस्ट साथ साथ ही चले। कभी हम आगे निकल जाते, फिर हम रुक जाते, तो वो आगे निकल जाते। तो एक बार वो जो है रास्ते में उनकी मारुति खराब हो गई थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, बड़े परेशान थे दोनों, लड़का लड़की। तो उस 2-3 दिन में उनसे कई बार मुलाकात हुई, तो मेरी उनकी बातचीत हुई। तो मैंने पूछा यहाँ कैसे क्या, तो बोला हम लोग इजराइल से आए हैं। अच्छा जी, क्या है सिस्टम? कहते वो हमारी 2 साल की, एकदम यंग बच्चे थे एकदम, तो कहता कि हमारी 2 साल की ना कंपल्सरी ट्रेनिंग होती है इजराइल में। हर इजरायली बच्चे को कॉलेज खत्म करने के बाद 2 साल आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। तो मैंने पूछा उसके बाद क्या होता है? कहते 2 साल हमारे पूरी एकदम फौज की तरह, और उस दौरान अगर युद्ध हो जाए तो हमें युद्ध भी अपने देश के लिए हम लड़ते हैं। कहते फिर कहते जब 2 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो फिर अगर जरूरत नहीं होती तो फौज हमें रिलीज कर देती है। तो मैंने बोला उस दौरान, जिस दौरान जब तुम फौज की वो ट्रेनिंग ले रहे होते हो, तो कहते फौज में रहते हैं, फौजी होते हैं उस समय हम, तो उस वक्त क्या मिलता है? बोला नहीं मिलता कुछ नहीं है। कहते थोड़ा सा जेब खर्च मिलता है और बाकी रहना खाना तो फौज का है ही। मैंने कहा अच्छा फिर? और फिर मैंने कहा 2 साल बाद जब तुम छोड़ के आते हो तब क्या मिलता है? तो कहते $2,000। तो मैंने कहा 2 साल की ट्रेनिंग, 2 साल की फौज की सेवा के बदले में सिर्फ $2,000? कहते हाँ। तो मैंने कहा फिर? कहता फिर वो हम दोनों को $2,000 मिले थे। कहते हम वहां से छूटे और सीधे दिल्ली, और दिल्ली से हमने ये बाइक, ये अपनी ये मारुति ओमनी खरीदी वैन, और सीधे चंडीगढ़ शिमला। मैंने कहा तुम बड़े सही हो यार। $4,000, 4,000 रुपये मान लो, उनको लेके वो दोनों लड़के लड़की इंडिया घूमने आ गए थे। मैंने पूछा यार इनके माथे पे शिकन भी नहीं है, इनकी गवर्नमेंट इनको 2,000 रुपए में 2 साल खटाया आर्मी में, सिर्फ 2,000 रुपए दे के विदा कर दिया। मैंने कहा हमारे यहाँ तो 40 लाख रुपया दे रही है भारत सरकार हमारे अग्निवीरों को, 40 लाख रुपया दे के भी, और हर महीने जो है 20-30-40 हजार रुपए सैलरी भी देती है। इतना देने के बावजूद लोग ट्रेनें फूक रहे हैं, सरकार को गालियां दे रहे हैं। तो मैंने उन दिनों एक वीडियो बनाई थी, मेरा जो पहला चैनल था ना, दद्दा की खरी खरी, उस पर डाली थी, बड़े 5 लाख व्यूज आए थे उस पर। उसका मैंने हेडलाइन पता है क्या रखी थी? कि सारे वफादार, सारे देशभक्त इजराइल में ही क्यों पैदा होते हैं, और ये सारे गद्दार भारत में ही क्यों पैदा होते हैं? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? देश पे मुसीबत आई, एक एक इजरायली भारत या दुनिया के जिस कोने में भी वो छुट्टियां मना रहा था, या जो कुछ भी कर रहा था, यहां सब लोग छुट्टियां नहीं मनाते, यहां लीज पे होटल्स और रेस्टोरेंट लेके रेस्टोरेंट चलाते हैं लड़के, इजरायली लड़के। होटल्स उन्होंने लीज पे ले रखे हैं, टेंट लगा के, जमीनें लीज पे लेके टेंट अकोमोडेशन बना के वहां बिजनेस करते हैं बकायदा। चलाया बिजनेस बंद करके इजराइल चले गए। क्यों? मातृभूमि को जरूरत है मेरी। तब मैंने वो वीडियो बनाई थी कि देश के सारे वफादार, सारे राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी इजराइल में ही क्यों पैदा होते हैं, और सारे गद्दार हमारे यहां ही क्यों पैदा हो रहे हैं। आप सोचिएगा इस बात पे, कहीं मेरी बात गलत तो नहीं है? मुझे आपका कमेंट चाहिए इस पे। और एक दूसरी बात, कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा? क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? एक दूसरी, भाई युद्ध हो रहा है, ठीक है, सब सारी दुनिया को पता है युद्ध हो रहा है। जब युद्ध होता है तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है ना, किसको नहीं पता कि दिक्कत नहीं होती?
बाढ़ आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है, कुछ भी आता है, कोविड आया था पहले, जब ऐसी ऐसी घटनाएं जिनके ऊपर आपका बस नहीं है, आप बेबस हैं जिनके आगे। अब अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं उसमें? और वहां से हमारा तेल, एलपीजी और डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल आ रहा है ना, तो हमें दिक्कत होगी। ये बात किसको नहीं पता? और एलपीजी का दाम सिर्फ 60 रुपए बढ़ा है ना, तो हमारे देश की पॉलिटिकल विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां और कुछ गद्दार ऐसे रो रहे हैं जैसे इनकी मां मर गई हो 60 रुपए में। वो ईरान वाले, इतना भीषण युद्ध हो रहा है ना, 4,000 सॉटीज हो रही है, 4,000 बार, 4,000 प्लेन हमला। आप सोच के देखिए, आपके देश में 4,000 विदेशी मिसाइलें, बम, F-16 और B-32 जैसे बॉम्बर्स, 4,000 हमले करें आपके देश पे, क्या हाल होगा? ईरान फिर भी लड़ रहा है ना। ईरान ने तो त्राही त्राही नहीं मचाई, वो तो उसके लोगों ने तो सरेंडर नहीं किया ना। वो तो आज भी कह रहे हैं लड़ेंगे, अंतिम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और तुम्हारी सिर्फ 60 रुपए गैस का सिलेंडर महंगा, वो तो साले मर गए, तुम्हारी नानी मां मर गई तुम्हारी 60 रुपल्ली में। हाय, रसोई का बजट बिगड़ जाएगा। एक बार याद है, मैंने वो दाल बहादुर जो था बीएसएफ वाला, उसने कहा था कि मेरी दाल पतली है, उसका नाम हमने लोगों ने रख दिया था दाल बहादुर। तो मैंने उस वक्त भी एक पोस्ट लिखी थी, तब मैं शायद यूट्यूब पे नहीं था, तो मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि दाल फ्राई खाने वाली कौमें युद्ध नहीं लड़ सकती। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम शिवा और राणा के वंशज हैं। राणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी पर कभी सरेंडर नहीं किया। आपको लगता है कि आज का हमारा भारत, हमारे ये देशद्रोही गद्दार घास की रोटी खा के लड़ेंगे? जो 60 रुपए एलपीजी महंगा हो जाने की वजह से जिनकी रसोई का बजट गड़बड़ा जा रहा है। 60 रुपए का मतलब जानते हैं? 2 रुपया रोज पर डे। जिस देश के अखबार 60 रुपए एलपीजी बढ़ने से ये हेडलाइन बना दें कि रसोई का बजट गड़बड़ाया, वो देश युद्ध लड़ेगा? आपको लगता है? और मोदी जानता नहीं है आपको कि कितने बड़े सूरमा और कितने बड़े योद्धा हैं? वो जानता है कि कितनी जल्दी सलवार खोल के लेट जाएंगे ये मेरे देशवासी, अच्छी तरह जानता है। और एक बात और बताऊं आपको, एलपीजी की कमी हो गई, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अच्छा, मान लीजिए 1 महीना तक इस भारत में रेस्टोरेंट न खुले, कुछ लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा। शहर में कितने लोगों का? 500 लोगों का, यही ना मैक्सिमम क्या हो जाएगा? एक शहर में 500 ढाबे, रेस्तरां होते हैं, और आप मान लीजिए उस रेस्तरां में खाना खाते हैं, आप ढाबे में खाना खाते हैं, आपको पता है कल से वो ढाबा बंद है, तो भैया आप अपने घर से रोटी सब्जी, प्याज और रोटी, अचार रोटी ले आएंगे, आपको पता है अब तो वहां ढाबे पे तो खाना मिलेगा नहीं, अपने घर से बना लो, बस सतुआ घोल के खा लो। पर ऐसी हाय तौबा मच रही है जैसे पता नहीं क्या आफत टूट पड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति इस देश में आ गई है, हाय रेस्तरां बंद हो जाएंगे। और मैं तो एक बात कहता हूं,
मैंने इससे थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी। बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं भैया। एलपीजी के बिना 10% हिंदुस्तान हो सकता है भूखा रह जाए, मानता हूं मैं। 10%, 90% हिंदुस्तान आज भी बिना एलपीजी के साल भर गुजारा कर लेगा। बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। ये तो सरकारी आंकड़ा भी कहता है ना कि 70% हिंदुस्तान आज भी शहरों नहीं गांव में बसता है, बाकी 2 टियर सिटीज 3 टियर सिटीज में और कस्बों में बसता है। हर गांव वाला, गांव की औरत, कस्बे की औरत, छोटे शहर की औरत आज भी चूल्हा जलाना नहीं भूली है। अब आप कहोगे इतना ईंधन कहां से आएगा? गांव में बहुत ईंधन है। जिन लोगों ने गोबर पाथना बंद कर दिया ना, आज आप डिक्लेयर करो कि भैया आज से 15 दिन बाद एलपीजी नहीं मिलेगी, औरतें आज ही गोबर पाथना शुरू कर देंगी। छोटी छोटी लकड़ी, मुझे याद है इतनी इतनी पतली पतली मेरी हमारे यहाँ एक महिला काम करती थी। वो जब घर से आती थी और जाती थी, आते और जाते हुए रास्ते में इतना बड़ा एक गट्ठर पतली पतली लकड़ियों का, जो झाड़ी झंखाड़ डुमा लकड़ी होती है ना, वो बीन के लेके जाती थी, उससे खाना बन जाता था। मैंने कहा भैया 80% हिंदुस्तान आज भी बगैर एलपीजी के आराम से साल भर खाना खा लेगा, वो नहीं भूखा मरेगा। ये जिनको वो पाइपलाइन से एलपीजी की सप्लाई है ना, वो जरूर परेशान हो सकते हैं। तो मैं तो मोदी जी से आह्वान करूंगा कि मोदी जी, अगर वाकई देश में संकट है तो जो सबसे पहले किसको प्रोवाइड करिए? गैस। जो इंडस्ट्री चल रही है गैस से, बहुत सारी, जैसे ये जो आपकी शीशा पिघलाने वाली जितनी भी इंडस्ट्री है, या इस प्रकार की बहुत सारी जो फर्नेस वाली इंडस्ट्री है, जिसमें वो फर्नेस बंद नहीं हो सकती। अगर एक बार बंद हो गई तो उसको दोबारा चालू करने में 2-2 महीने, 6-6 महीने, साल लग जाता है। जैसे ये मोरवी की जो सिरेमिक टाइल्स इंडस्ट्री है, इसको गैस की सबसे ज्यादा जरूरत है। शीट ग्लास इंडस्ट्री है, इसको गैस की और ऐसी और 100 सैकड़ों इंडस्ट्री होंगी। सबसे पहले उनको गैस सप्लाई कीजिए, और अगर रोकनी है रूरल इंडिया की गैस सप्लाई रोक दीजिए। भारत इतना गांव का भारत आज भी इतना स्वाभिमानी है, कोई आपको उलाहना नहीं देगा और तुरंत अपनी व्यवस्था भोजन की कर लेंगे। हिंदुस्तान में आज भी इतना कोयला अवेलेबल है कि वो कोयला आप खाली हर शहर में डाइवर्ट करते हैं ना। आप ये टारगेट बना लीजिए कि आज से 15 दिन बाद हर शहर में 100-200 टन कोयला उपलब्ध रहेगा। तो हिंदुस्तान अभी कोयले की भट्टी चलाना भूला नहीं है। हर ढाबे वाला चला लेगा, हर रेस्तरां वाला चला लेगा, हर चाय वाला वापस अपनी कोयले वाली भट्टी पे आ जाएगा, औरतें गोबर पाथ लेंगी। भारत भूखा नहीं मरेगा। भूखे मरेंगे ये कांग्रेसी गद्दार, जो आज भारत के आम जनता को भड़का रहे हैं। हाय युद्ध हो गया, हाय बहुत महंगाई हो जाएगी, हाय डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा, हाय पूरा देश मर जाएगा। अबे कुछ ना हो, हमने इससे और बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं झेली। हाय शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा। वो 2008 में या 2004 या 8 में भी, तो 4 में शायद बहुत बड़ा शेयर मार्केट क्रैश हुआ था। क्या उखाड़ लिया किसी ने हमारा? शेयर मार्केट क्रैश होता है 90% हिंदुस्तान को तो पता तक नहीं चलता ऐसा भी कुछ हुआ है। हिंदुस्तान की जितनी एसयूवी चल रही हैं, इन सब सालों का डीजल बंद कर दो, इंडस्ट्री चलने दो, ट्रक चलने दो। आर्मी का जो ट्रक है उसका डीजल नहीं बंद होना चाहिए। एसयूवी वाले थोड़े दिन पैदल चलेंगे, नहीं चलेंगे साले घर बैठेंगे, मेट्रो से जाएंगे जिसको जाना होगा, साइकिल से जाएंगे, लिफ्ट लेके जाएंगे। जहां 5 एसयूवी में 5 आदमी जाते थे, फिर एक एसयूवी में 10 जाएंगे। युद्ध ऐसे नहीं लड़े जा, वही बात है, दाल फ्राई खा के युद्ध नहीं लड़े जाते, गर्दनें कटानी पड़ती हैं। अभी तो युद्ध आया नहीं है हमारे दरवाजे पे, तब ये साले कांग्रेसी इतना चिल्ला रहे हैं। जिस दिन सचमुच युद्ध लड़ना पड़ गया उस दिन क्या करोगे?
और शुक्र मनाओ। अभी हम छोटा सा 4 दिन का युद्ध तो लड़े ही है ना। ऑपरेशन सिंदूर भूल गए? अमेरिका, इजराइल सब फेल हो गए कि नहीं हो गए? आयरन डोम, याड डोम, वॉट डोम, आयरन बीम। भारत में एक भी मिसाइल धरती पे गिरने नहीं दी थी इसी सरकार ने, जिसको तुम आज गालियां दे रहे हो। इसलिए ये मत भूलो कि तुम राणा और शिवा की संतानें हो, जिन्होंने घास की रोटी खाई, गर्दनें कटाई। छत्राणियों को, उन छत्राणियों को मत भूलो जिन्होंने इन आतताइयों मलिच्छों के हाथ पड़ना स्वीकार नहीं किया, जो जलती चिता में कूद गई थी जिंदा। हम उनकी संतानें हैं। एलपीजी आज नहीं, जीवन भर के लिए बंद हो जाए, जीवन भर के लिए डीजल पेट्रोल ना मिले, 80% हिंदुस्तान तब भी जिंदा रहेगा। और ये साले 20% जो है ना, उनके लिए मैं गालियां नहीं निकाल सकता। वो तो कल मरते आज मर जाए, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा है मर जाए साले सब। पर 80% जो स्वाभिमानी हिंदुस्तान है ना, वो नहीं मरेगा। वो सचमुच 80% हिंदुस्तान आज भी घास की रोटी खा के लड़ने वाला हिंदुस्तान है। ये जो सुविधा भोगी शहरी औलादे हमने पैदा की है ना, सबसे बड़ी दिक्कत इन्हीं को है। हम तो आज भी हाथ पे रख के, ऐसे हाथ पे रख के नमक के साथ रोटी खा के लड़ लेंगे, उसके लिए भी तैयार रहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।